नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से विपक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में खींचतान जो है वो लगातार तीखी होती जा रही है, जिसका असर अब लोकसभा और राज्यसभा में यानी कि सदन में दिखाई पड़ रहा है। वहीं मणिपुर को लेकर विपक्ष की ने जो हंगामा था वो मंगलवार को भी जारी रहा। विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री के बयान और इस मसले पर चर्चा पर अड़े हुए हैं। इस हंगामे के बीच में लोकसभा में दिल्ली संघ सेवा बिल जो है उसको पेश किया गया। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया। इस पर गृहमंत्री माफ कीजिएगा अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का ये विरोध पूरी तरह राजनीतिक है, क्योंकि संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार संविधान ने दिया है। इस बिल में नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने का प्रावधान किया गया है। इस बिल में यह भी कहा गया है कि यह अथॉरिटी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव भी शामिल होंगे। अथॉरिटी की जो फैसले हैं वो बहुमत से होंगे। इस बीच वाईएसआर कांग्रेस के बाद अब बीजेडी ने भी दिल्ली के जो बिल का समर्थन करने का फैसला किया है। इससे राज्यसभा में बिल को अब पास कराने की जो राह है वो आसान हो गई। टिप्पणियों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, 239 क और क के अंतर्गत ख, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया। सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 एफ, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। ये विधायक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। बड़े संक्षेप में 4 बिंदु पे बात करना चाहते हैं। संविधान की पॉइंट पे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है। इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषय पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इस विधायक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। मेरे सहयोगी हिमांशु ने बीजू जनता दल के जो नेता हैं दिल्ली सर्विसेज बिल पर जो समर्थन का जो फैसला किया है, इससे बीजू जनता दल के नेताओं से बातचीत की। आपको पहले वो सुनवाते हैं। मेरे साथ बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सास्मित पात्रा हैं। क्या फैसला किया है बीजू जनता दल ने अब दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर?
दिल्ली सर्विसेज बिल में हम बिल का समर्थन कर रहे हैं, उसका पैसेज का, और नो कॉन्फिडेंस मोशन में वी आर अपोजिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि विपक्ष लाई है। इस बारे में बीजू जनता दल के माननीय सांसद लोकसभा और राज्यसभा को 3 लाइन व्हिप भी जारी कर दी गई है। व्हिप जारी कर दी गई है। किस आधार पे आपने समर्थन करने का फैसला किया है? नो, वी विल स्पीक अबाउट इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो अभी फिलहाल जो है, जो डिसीजन लिया गया है हमारे नेतृत्व से, वो हम आपको कन्वे कर रहे हैं, और उसके जो मेरिट्स हैं और किस विषय पर हमने ये समर्थन दिया है, वो जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जी, और नवीन पटनायक ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का भी फैसला किया है। दैट्स करेक्ट। जी बिल्कुल। मेरे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा, जिसको आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल के नेता लोकसभा के चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर प्रस्तुत कर रहे थे, लगता है कि जो 3 अहम दल थे उसमें से 2 तो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। टीडीपी को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो राह बिल्कुल आसान दिखाई पड़ रही है। सेमीफाइनल हारती नजर आ रही है और इंडिया अलायंस सरकार के मैनेजर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इसमें बीएसपी को भी जोड़ सकते हैं, जिसका एक सांसद राज्यसभा में है, जनता दल सेकुलर जिसका एक सांसद है पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा, माना जा रहा है कि वो भी मौजूद नहीं रहेंगे। तो इस तरह से जो 3 प्रमुख दल हैं वो शायद एक तरह से सरकार का समर्थन इस मुद्दे पर करते हुए आपको दिखाई देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये झटका आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूमकर इस बिल के विरोध में समर्थन जुटा रहे थे, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई है, ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करने का फैसला किया क्योंकि यही शर्त अरविंद केजरीवाल ने लगा दी थी विपक्षी दलों की बैठक को अटेंड करने के लिए, लेकिन जिस तरह से दिल्ली यूनिट में ही कांग्रेस के विरोध के आवाजें उठ रही है, ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले वक्त में परेशानी का सबब बन सकता है। तो बहरहाल अगर हम अंकगणित की बात करें तो लोकसभा जहां पर की एनडीए को प्रचंड बहुमत है, वहां पर इस बिल को पारित कराने में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। और जब राज्यसभा में आएगा ये बिल, तो जहां पर सरकार को बहुमत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद, जिनके दोनों के 9-9 सांसद हैं, 18 सांसदों का समर्थन सरकार को मिल गया है, तो यानी 128 सांसदों का समर्थन सरकार को मिल गया है 238 में से। तो ये बहुमत के आंकड़े से कहीं अधिक है और निश्चित तौर पर यह बिल राज्यसभा में सरकार पारित करा लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पार्लियामेंट से जुड़ी हुई एक और खबर पर अब रुख करते हैं। लोकसभा में 8 से 10 अगस्त तक जो विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आया है, उस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को इस चर्चा पर अपना जवाब देंगे। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव रखा है। विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि ये कोशिश जो है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ये सरकार के पास जो नंबर्स होते हैं या जो अंकगणित है उसमें सरकार के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये विपक्ष की कोशिश है कि लगातार वो मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर पार्लियामेंट में मणिपुर पर बयान दें। वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं और लोकसभा जानना चाहती है, राज्यसभा जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक और उनकी सरकार ने अब तक इस पर क्या किया है। वहीं विपक्ष के जो सत्ता पक्ष है उसकी ओर से बात लगातार कही जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह इस पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो नियम है 267 और 176 उसको लेकर भी इस पूरे गतिरोध को अभी तक खत्म नहीं किया जा सका है। तो इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री को मणिपुर में मामले पर घेरने की, कम से कम उन्हें पार्लियामेंट में लाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, तारीख अब तय हो गई है, लेकिन गतिरोध जो है वो कहीं पे भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कम से कम विपक्ष एक चीज जरूर कर पाया है कि चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए सामने आना पड़ेगा। तो क्या अब से लेकर 8 तारीख के बीच में कुछ कामकाज को लेकर सहमति बन सकती है? हो सकता है कुछ कामकाज हो, जैसे आज दिल्ली को लेकर जो बिल प्रस्तुत हुआ उसमें थोड़े पल के लिए लगा कि गतिरोध कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। जैसे ही दिल्ली बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद से फिर से हंगामा शुरू हो गया और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने बाकायदा चेतावनी दी कि विपक्षी सदस्यों को कि आप जो ये हरकत कर रहे हैं ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इससे पहले आपको बता दें कि विपक्ष की लगातार कोशिश थी कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर आके जवाब दे और विपक्षी सदस्यों का ये कहना था
था कि जब वो लगातार प्रदर्शन कर अपनी बात को कह रहे हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। तो यही वजह थी कि न केवल गौरव गोगोई बल्कि बीआरएस के जो नामा नागेश्वर राव है, इन दोनों ने जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और उसी का नतीजा है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और अब प्रधानमंत्री 10 तारीख को जो है इस पर जवाब देंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आज 12 बजे जब बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में, वहां पर भी विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि आप कामकाज बंद कीजिए, पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कीजिए और उसके बाद विपक्षी सदस्य जो थे वो उस बैठक का बहिष्कार करके बाहर आ गए। इसके बाद थोड़ी देर बाद खबर आती है कि सरकार की ओर से ये फैसला ले लिया गया है कि 8 से 10 तारीख तक जो है जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। जी अजीब, एक सवाल और ये भी उठता है कि इस पर अविश्वास प्रस्ताव पर जो बहस होगी, प्रधानमंत्री 10 तारीख को आके अपना जवाब भी इसके ऊपर रखेंगे। विपक्ष कैसे ये सुनिश्चित करेगा कि पूरी जो चर्चा है वो मणिपुर तक ही सीमित रहे? देखिए, विपक्ष की कोशिश है और विपक्ष लगातार इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है इंडिया नाम से, वह 2 दिन जो आपको बता दें कि वहां मणिपुर गया, 21 सांसद सदस्य गए, 16 पार्टियों को गए और इनका ये कहना है कि मणिपुर की हालत बहुत ही खराब है और जो सरकार जो दावे कर रहे हैं उसके मुताबिक जो राज मिशनरी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है और केंद्रीय पुलिस बल भी लोगों के मदद के लिए सामने नहीं आए। जो रिलीफ कैंप है वहाँ भी हालत लोगों की सहूलियतें नहीं मिल पा रही, कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे मुद्दे इसको लेकर सरकार को घेरेंगे और विपक्ष का फोकस जो है केवल मणिपुर रहेगा। हालांकि जो सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उनका ये कहना है कि ठीक है, आइए आप मणिपुर पर बात करना चाहते हैं लेकिन हम आपको राजस्थान के मुद्दे को लेकर घेरेंगे, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ जो सलूक हो रहा है उसको लेकर घेरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर हमला करेंगे। विपक्ष इसी में अपने आप को जीत मान रहा है कि हम प्रधानमंत्री को चाहते थे कि सदन में आए, हमारे सवालों का जवाब दें, तो अब 10 तारीख को जो है प्रधानमंत्री जब आएंगे तो यह विपक्ष को अपनी जीत मान रहा है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। और बड़ी बात यह भी है कि इस साल जो है 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो दोनों सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, एक दूसरे पर राजनीतिक हमले कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त विपक्ष और प्रतिपक्ष जो है वो लगातार मणिपुर के मुद्दे को लेकर कहें तो राजनीतिक दंगल जो है उसमें लगातार उलझा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं वहीं सुप्रीम कोर्ट में जो आज मणिपुर को लेकर सुनवाई हो रही थी, उस पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें आज सुप्रीम कोर्ट ने बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने रखी हैं, सवाल भी उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा और साथ ही साथ डीजीपी जो हैं मणिपुर के, उनको सोमवार को तलब भी किया है कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होकर जो कोर्ट है उसके सवालों के जवाब देंगे। सोमवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई में कई अहम और सख्त टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो पूरा जो मुद्दा है कि आखिरकार इस मामले की जो जांच कैसे हो, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनीष मिश्रा की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने बहुत सख्ती से कई सवाल उठाए और टिप्पणियां की। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि मणिपुर में संवैधानिक मशीनरी जो है वो पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो चुकी है, वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं बची है। किसी तरह से जांच जो है वो इस सूरत में, किस तरह से जांच इस सूरत में इतनी में होगी, ये चिंता जताई गई। इतने लंबे समय से जो है वो एफआईआर दर्ज है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बयान दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत महत्वपूर्ण और सख्त लहजे में सवाल जवाब किए। मेरे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर एडिटर हैं लीगल अफेयर्स के। आशीष, लगातार कल से लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर काफी सख्त है। आज जिस तरह की टिप्पणी की गई कि पूरी कानून व्यवस्था लगता है कि मणिपुर में ध्वस्त हो चुकी है, साथ ही साथ यह भी कहा गया कि पुलिस जो है वो सक्षम ही नहीं दिखाई पड़ रही कि वो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को करे, और क्या क्या प्रमुख बातें कही गई हैं और सरकार की ओर से क्या दावे किए गए?
जी देखिए, सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी। बताया गया था कि 6,523 कुल एफआईआर दर्ज हुई थी 3 मई के बाद से, और इन मामलों में 11 एफआईआर ऐसी हैं जिनमें महिलाओं से या बच्चों के प्रति जो अपराध हैं वो अपराध, इसमें 11 एफआईआर शामिल हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया वो पूरा स्टेटस रिपोर्ट देख के कि जो घटना 3 या 4 मई को हुई है उसकी एफआईआर जो है वो बहुत दिन बाद दर्ज हुई है, बहुत सारे मामलों में गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, आगे की जांच नहीं हुई है, उनके बयान नहीं लिए गए हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी स्टेटस रिपोर्ट देखने से एक बात तो पहली नज़र में साफ हो जाती है कि वहां पर एफआईआर दर्ज करने में भी बहुत देरी हुई, जांच की बात तो दूसरी है। ये भी उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है 3 मई के बाद से राज्य में जुलाई के अंत तक जो संवैधानिक मशीनरी थी उसका पूरी तरह ब्रेकडाउन हो चुका था। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म ठप हो चुकी थी। ये भी उन्होंने कहा कि अगर राज्य अपने नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन नहीं दे सकता है तो फिर वो कहां जाएंगे, ये बड़े सवाल उठाए और कहा है कि इतने सारे मामलों की जांच सीबीआई थोड़े ही कर सकती है, तो ऐसे मामलों की जांच पुलिस को भी नहीं दे सकते क्योंकि वो पहले ही निष्क्रिय साबित हो चुकी है। तो अब कुल मिलाकर किस तरीके से मामलों की जांच हो, इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिनका दायरा भी वो तय करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ नोट मांगे हैं और डीजीपी मणिपुर को तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगले सोमवार को 7 अगस्त को वो पेश होंगे, 2 बजे ही सुनवाई होगी और कोर्ट के सामने बहुत सारी चीजें बताएंगे। कोर्ट ने कहा है कि एक नोट उनको दिया जाए, कौन सी घटना हुई, कब 0 एफआईआर हुई, कब उसकी नियमित एफआईआर हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए, बयान 164 के कितने लोगों के हुए, पुनर्वास की क्या योजना है, राहत देने की क्या योजना है, मुआवजे की क्या योजना है और इसके साथ साथ जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। ये तमाम सवाल के जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, खबरें और भी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पीएम और एनसीपी नेता शरद पवार साथ साथ मौजूद थे। शरद पवार ने ही लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित करे जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब यहां पर अपना वक्तव्य भी रखा। लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इधर महाराष्ट्र में विपक्ष के कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुणे दौरे का विरोध भी किया। इन सबके बीच सवाल यही उठता रहा कि शरद पवार किस खेमे में हैं, वो एनडीए के साथ हैं या फिर नए बने विपक्षी दल इंडिया से जुड़े हुए हैं। एक तरफ जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, शरद पवार की पार्टी में फूट हुई है जिसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले भी बोले हैं। उसके बाद इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज जो उन्होंने शेयर किया, उससे एक बार फिर से कंफ्यूजन जो है वो सामने दिखाई पड़ रही है, कम से कम एनसीपी के उन नेताओं की तरफ और महाविकास अघाड़ी के लिए भी, जो कम से कम चुनाव बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र में लड़ने की तैयारी कर रही है। विजय चोरमोरे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। वेंकटेश केसरी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विजय जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि ये शरद पवार का वहां शामिल होना शिष्टाचार माना जाए, राजनीतिक तौर पर इस पे कुछ संकेत माने जाएं, क्योंकि जो एमएलए हैं जो शरद पवार का सपोर्ट कर रहे हैं एनसीपी के, उनको तो शायद ये समझ नहीं आ रहा होगा कि किस तरफ जाके बैठ जाए। अंकित जी, सही आपने कहा। लोगों के मन में शरद पवार जी के साथ जो कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस के बचे, उनके मन में तो संभ्रम पैदा हो है। पिछले 2 दिनों से संभ्रम चल रहा है कि हम किस ओर है, क्योंकि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो यहाँ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में तीनों पार्टियां इकट्ठा है, वो दोनों पार्टियों के लोग ऐसे संकेत दे रहे थे, इच्छा जताए रहे थे कि शरद पवार इस मंच पर न जाए।
मगर अंकित जी, मैं एक बात के ऊपर आपका ध्यान देना चाहता हूँ। जिस दिन 2 जुलाई को जिस दिन एनसीपी में फूट पड़ी और अजित पवार के नेतृत्व वाले एक गुट ने शपथ ली, मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार जी को एक प्रश्न पूछा था कि आपकी नरेंद्र मोदी जी से कब और कैसे बात हुई। तब उन्होंने इस बात का जवाब दिया था कि यहाँ के जो रोहित तिलक है वो मेरे पास आए थे, उन्हें वो लोकमान्य तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को देना है, उसके लिए न्योता देने के लिए मैंने उन्हें फोन किया था। देखिए, 2 जुलाई को शरद पवार ने खुद ये बात कही थी कि जो पुरस्कार है नरेंद्र मोदी जी को देना है, उसकी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी। उसके पहले पवार जी ने कहा था कि उसका न्योता उन्हें मैंने दिया था। दूसरी जो बात है, पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के लोग शरद पवार पर जो उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी इच्छा जता रहे हैं कि वो उस मंच पर ना जाए। जो शिवसेना शरद पवार जी के खिलाफ बोलते हैं, मगर संजय राउत कभी भी शरद पवार जी के खिलाफ नहीं बोलते, मगर कल संजय राउत ने भी कहा कि शरद पवार ना जाए उस मंच पर। आज उन्होंने सामना जो उनका अखबार है उसमें संपादकीय लिखा है, उसमें भी शरद पवार जी के इस निर्णय की आलोचना की है और उन्होंने उसमें लिखा है कि अगर शरद पवार उस पर न जाते तो उनकी सराहना होती। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी है। दूसरी जो विडंबना है, जो विडंबना मैं अंकित बताता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, ज्यादातर कांग्रेस के लोग शरद पवार जी ने उधर न जाने के लिए बता रहे हैं, मगर उस जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट में सुशील कुमार शिंदे जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। वो नहीं, वो ट्रस्ट के पदाधिकारी है। जिस ट्रस्ट पर पदाधिकारी सुशील कुमार शिंदे है, उन्होंने ये पुरस्कार दिया है। और जो बिल्कुल, मैं इसी पर विजय जी 1 सेकंड अगर आप देंगे तो वेंकटेश केसरी साहब से भी बात कर लेते हैं। तो क्या वेंकटेश जी, इसमें कुछ ज्यादा देखे जाने की कोशिश की जा रही है? एक सामान्य शिष्टाचार है, ये कार्यक्रम पहले से तय था, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो क्या राजनीतिक शिष्टाचार भूल जाना चाहिए, या इसको फिर से देखा जाए कि शरद पवार हमेशा से, जिस तरीके से कहा जाता है कि राजनीति में हमेशा 2 नाव में सवार होकर वो सवारी करते हैं, उन एक जगह बात चल रही होती है तो 4 जगह उनके और भी दरवाजे खुले होते हैं? ऐसा है अंकित जी, कोई भी नेशनल पार्टी के नेशनल लीडरशिप ने इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। जो भी आवाजें आ रही है वो महाराष्ट्र से आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, शरद पवार की एक राजनीति है, वो राजनीति में वो संवाद वो तोड़ते नहीं है, जिसके साथ जिसको भी मारना है उसके साथ में भी उनके डायलॉग हो जाते हैं। तो आने वाले चुनाव के समय अगर शरद पवार 2 नाव में अपना पैर रख रहे हैं तो उन्हें पता है कि महाराष्ट्र में उसका क्या असर होगा। ऐसी बात नहीं है। एक मैसेज उन्होंने बीजेपी वालों को भी दे दिया है कि हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश मत करो, मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट नरेंद्र मोदी के साथ में है। लेकिन जहां तक उनकी राजनीति की बात है, राजनीति अगर वो उनको बीजेपी के साथ में करनी होती तो इसके पहले भी जा सकते थे। तो जैसे वो उनके साथ में जाएंगे वैसे उनकी राजनीति में खत्म हो जाएगी, ये वो भी जानते हैं और नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। तो ये आज के दिन की बात है, मिलना उनकी हैंडशेक किया उन्होंने, बात की, हंसे, फोटो ऑफ हुआ है। लेकिन जहां तक राजनीति है, उनके एमएलए भी जानते हैं अगर शरद पवार को उनके साथ में जाना है तो पहले भी जा सकते थे। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि खड़गे जी का कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई विपक्ष के जो नेशनल लीडर्स है जो इंडिया में है उन्होंने कुछ बातें नहीं की। जो भी कही गई है वो महाराष्ट्र में शिवसेना और दूसरा कांग्रेस के नेताओं ने। तो आने वाले दिनों में शरद पवार की राजनीति क्या होगी, किस तरीके से वो महाविकास आघाड़ी को लीड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो सर्वे आया है उसके अंदर बीजेपी को 24 और उन्होंने बाद में विपक्षी दलों को 24 सीटें दी है, 48 सीट्स है महाराष्ट्र में जी। तो यहाँ अच्छी फाइट होने वाली है। ऐसे में अगर शरद पवार वहां जाएंगे तो उन्हें मिलेगा क्या? तो ये सवाल चोरमोनी साहब से शरद पवार के लिए नहीं है, अजीत पवार के लिए भी ये बात होगी कि वो टूट के चले तो गए हैं, वहां पर सरकार तो उन्होंने बना ली है, लेकिन भविष्य क्या होगा? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, क्या मिलेगा, कैसे सीटों का बंटवारा होगा, ये एक बड़ा सरदर्द भी बीजेपी के लिए बन सकता है। शिंदे फैक्शन अजीत पवार के साथ भी आ गए, वो सब बड़े सीटें भी मांगेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए भी मांगेंगे, तो क्या ये बड़ा सरदर्द बन सकता है? ये बिल्कुल सरदर्द बनेगा, क्योंकि अभी तक सर 1 मिनट, विजय चोरमोनी जी। सही
ये बीजेपी के लिए सिरदर्द बनेगा ही, लोकसभा के लिए भी सिरदर्द बनेगा और विधानसभा इलेक्शन के लिए भी सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि इन लोगों को सीटें देना। और देखिए जो सर्वे की बात वेंकटेश केसरी जी ने कही है, उस सर्वे का अर्थ यही निकलता है कि 9-10 महीने पहले एक सर्वे आया था, उसमें 18 सीटें बीजेपी को और एकनाथ शिंदे को गुट को मिल रही थी। अजित पवार का गुट उनके साथ मिलने से 6 सीटों की बढ़त मिल रही है। यही एक इसका अर्थ है, यानी कि पिछले 19 में जब बीजेपी को 42 सीटें मिली थी, उस 42 में से इतनी सारी सीटों का नुकसान एक ट्रिपल इंजन सरकार होती है वो भी बीजेपी को हो रहा है। मुझे लगता है शरद पवार जी को पता है, इसलिए देखिए आज लोकमान्य तिलक सम्मान पुरस्कार का समारोह खत्म हो गया और जब मेट्रो और प्रधानमंत्री आवास योजना का समारोह चल रहा था, तभी न्यूज आ रही थी कि महाविकास आघाड़ी की अगली बैठक 5 अगस्त को शरद पवार के नेतृत्व में होने वाली है। यानी देखो शरद पवार की राजनीति कैसे चलती है, मुझे लगता है। अंत में बड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा केसी साहब, समय में बस बिल्कुल खत्म है। क्या एनसीपी में जो फूट हुई है उसको आप किस ओर जाते देख रहे हैं? क्या अभी भी कोशिश की जा रही है कि चुनाव से पहले फिर से एक बार साथ आ जाएंगे? क्योंकि जो वर्कर्स हैं और एमएलएज हैं उनमें तो कंफ्यूजन बनी हुई है। ऐसा इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनके पास में अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, इनके पास में एमएलएज है, लेकिन उनके वोट ट्रांसफर होंगे क्या उस पार्टी के, इसके ये कहना बहुत डिफिकल्ट है, ये होगा नहीं है। और जो भी चुनाव के पहले के जो सर्वेज आ रहे हैं उनको सिंपैथी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को मिल रही है, ये बातें सामने आ गई है। तो बहुत तगड़ा चुनाव होगा, चाहे मोदी हो चाहे एकनाथ शिंदे और अजित पवार हो, लेकिन ये वन साइडेड बैटल नहीं होगी, ये सभी जानते हैं। तो जो हमने पिछली बार देखा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बिल्कुल एक तरफा चुनाव रहा, वो इस बार लोकसभा में कड़ी टक्कर होने वाली है। कम से कम जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो जरूर इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चुनाव जरूर होगा, पत्रकार के लिहाज से उसे कवर करना और देखना कि किस करवट उठ बैठता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग जरूर होगा इस बार के चुनाव में। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे, बंद रहिए हमारे साथ। हरियाणा के नूंह में सोमवार को भड़की हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। नूंह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल धार्मिक यात्रा निकालने के दौरान दो गुटों के बीच में जबरदस्त झड़प हुई। इसके बाद जमकर हिंसा हुई। 2 होमगार्ड जवान समेत कुल मिला के अब 4 लोगों की मौत कम से कम हरियाणा में इस हिंसा को लेकर हो चुकी है। 70 लोग घायल हुए हैं। हिंसा के बाद 40 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 80 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस दौरान पुलिस पर भी पथराव हुआ और 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई। नूंह के कई इलाकों में फायरिंग भी हुई है। नूंह, फरीदाबाद और गुड़गांव में इंटरनेट की सेवाओं को बंद रखा गया है। नूंह, फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल में धारा 144 भी लगा दी गई है। इन सभी जिलों में जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। नूंह, सोहना, पलवल में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, जिसमें 20 कंपनियां सीआरपीएफ और आरएएफ की भी लगाई गई है। इस मामले पर हमारे सहयोगी रविश रंजन ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से बात की, आपको सुनवाते हैं। गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सर हमारे साथ में। सर, कल एक बहुत दुर्भाग्यजनक घटना हुई और हम देख रहे हैं कि नूंह से अब ये फैल रही है। आपकी सर क्या बातचीत हुई है गृह मंत्रालय में? मुख्यमंत्री से क्या बात हुई है? क्या सुरक्षा दे रहे हैं? मैंने विप्लव देव जी हमारे जो प्रभारी हैं उनसे भी बात करी और गृह मंत्रालय के अंदर मिस्टर राय हैं नित्यानंद, उनसे बात करी जो सीआरपीएफ आरएएफ वगैरह देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भेजने को तैयार हैं, लेकिन कानून व्यवस्था प्रदेश का हक है। अगर हमारे को चीफ मिनिस्टर साहब निवेदन करेंगे तो हम तुरंत भेज देंगे। उसके बाद मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हो गई तो उन्होंने कहा कि हम मांग रहे हैं भारत सरकार से सीआरपीएफ, बीएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स का बल मांग रहे हैं। तो फिलहाल 13 कंपनीज आ चुकी हैं और बाकी 7-8 कंपनी आने की अभी आज के दिन उम्मीद है। अच्छा सर, गुरुग्राम से आप सांसद हैं, हम देख रहे हैं कि नूंह की घटना का असर गुरुग्राम पर भी पड़ा, एक मॉस्क पर अटैक हुआ है, आपको क्या सर जानकारी मिली है? ये देखो, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो तुरंत मतलब बात को फैला देती है। रूमर्स भी कई बार फैलाए जाते हैं। तो गुड़गांव
के एक 57 सेक्टर के एक मॉस्क के ऊपर जो बड़ा समुदाय है हिंदुओं का, उन लोगों ने अटैक कर दिया शस्त्र लेकर के, और वहाँ के एक इमाम को गोली मार दी गई और एक घायल भी कर दिया गया। तो जिन लोगों ने ये किया है उसमें से 4-5 तो लोग हिरासत के अंदर ले लिए गए हैं और बाकियों के लिए तलाश जारी है। गुड़गांव के अलावा सोना के अंदर भी जब ये बात हुई और जो लोग नूह से आ रहे थे, वापस लौट रहे थे, अपने अपने घरों में जा रहे थे, तो उन्होंने भी बताया कि इस तरह का हुड़दंग मेवात के अंदर हो रहा है। तो वहाँ पर भी तनाव हुआ और कुछ आग खोखों के अंदर, दुकानों के अंदर लगा दी गई हैं। लेकिन फ़िलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इस वक्त वहाँ पर हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है सोना के अंदर, इंक्लूडिंग DC SP वगैरह, और ये कोशिश हो रही है कि दोनों समुदाय के लोगों को इकट्ठा मिला करके एक मार्च करवा दी जाए ताकि अमन और चैन का संदेश सोना के अंदर पहुँच जाए। तो गुड़गांव में जो स्थिति है, इस पूरे इलाके में, नूह और गुड़गांव के इलाके में अभी कम से कम स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन सरकार कह रही है, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य में जातीय जनगणना जारी रहेगी। अदालत ने जातीय जनगणना पर रोक को लेकर दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार सरकार के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। बिहार में पहले चरण का जातिगत सर्वेक्षण 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में किया गया था। अभी हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में केवल खाया के केस खारिज कर रहे हैं। अभी कोई कारण हम लोग को पता नहीं है। क्या सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया? सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। आप लोगों की तरफ अब हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब हाईकोर्ट का क्या जजमेंट आया, जजमेंट पर देखेंगे, लेकिन मेरे क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन है, इसके इस जजमेंट के अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट दायर करेंगे। आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला ETV इंडिया पर जारी है, बन रही है हमारे साथ।